तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह। और जैसा कि आपने देखा कि वी हैव रिलीज द पार्ट 1 ऑफ पावर क्वालिटी एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ पावर क्वालिटी हैविंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, तो एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाना है, एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है। इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, इनको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज, कि इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज का ऐसा सेट दैट अलाउज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट टू फंक्शन इन इट्स इंटेंडेड मैनर। सही मैनर में जो काम कर सकता है, ठीक है ना, किसी इक्विपमेंट से सही मैनर में काम करा सकता है विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द पावर फैक्टर, पावर सिस्टम, पावर क्वालिटी या पावर फील्ड। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इंटेंडेड मैनर में काम करता है विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती है तो वो क्या होना चाहिए, आपका पावर क्वालिटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस are prone to failure or malfunction when they expose to one or more power quality problems। ठीक है, तो अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किसी पावर क्वालिटी प्रॉब्लम से एसोसिएट हो जाता है तो वो क्या करेगा, या तो फेल हो जाएगा ऑपरेट करने के लिए, फिर मेल फंक्शन करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल दैट गुड पावर फॉर वन पीस ऑफ इक्विपमेंट कुड बी बैड पावर फॉर अनदर वन। ठीक है, तो ये सही है। मान लिया हमारे पास एक एसी मोटर है और एक मान लिया हमारे पास डीसी मोटर है। ठीक है, तो अगर हम इस डीसी मोटर को क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं प्लस माइनस, दिस इज डीसी सप्लाई, तो दिस इज गुड पावर फॉर डीसी मशीन और डीसी मोटर, बट दिस डीसी पावर विल बी बैड पावर फॉर एसी मोटर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है टू आइडेंटिकल डिवाइसेस और पीसेज ऑफ इक्विपमेंट माइट रिएक्ट डिफरेंशियली। ठीक है, वो कह रहा है कि दो अगर सेम आपके डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट हैं या इक्विपमेंट हैं, उनकी जो रिएक्शन होगी वो डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू सेम पावर क्वालिटी पैरामीटर्स, टू द सेम पावर क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब जो पावर क्वालिटी दे रहे हो वो भी आप सेम दे रहे हो और जो डिवाइसेस और इक्विपमेंट है वो भी आइडेंटिकल है, बट उनकी रिएक्शन, उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू नंबर 1 डिफरेंस इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जब बहुत सारी बेटे लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट बनते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड, कंपोनेंट टॉलरेंस, और उनके कंपोनेंट जो लगाते हैं हम उनमें भी टॉलरेंस आपका डिफरेंट होने की वजह से उनकी रिएक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एंश्योर्स दैट एनी फॉल्ट करंट लाइकली इम्पोज्ड ऑन ए मेटल पार्ट विल बी सेफली कंडक्टेड टू ग्राउंड और अदर ग्रिड सिस्टम सर्विंग एज ए ग्राउंड। तो वो कौन सी प्रोसीजर इसमें होती है जिसमें हमारी जो फॉल्ट करंट है या तो वो ग्राउंड हो जाती है या किसी अदर ग्रिड के साथ ग्राउंड हो जाती है। तो बेटा आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ग्राउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इज वन मीन्स बाय विच एनर्जी और इलेक्ट्रिकल नॉइज कैन बी कपल फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर। ठीक है, पहला क्या है, रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है, इंडक्टेंस, तीसरा क्या है, कैपेसिटेंस, और फोर्थ क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो जिसके थ्रू एनर्जी और नॉइज जो होती है हमारी, जिसके थ्रू वो कपल हो सकती है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो उसको बेटा हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी और इलेक्ट्रिकल नॉइज इन वन सर्किट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सर्किट दैट मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। मतलब अगर दो हमारे सर्किट्स हैं जो या तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है या नहीं है, अगर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है या नॉइज़ को ट्रांसफ़र करना है तो किसके थ्रू होता है, क्या बॉन्डिंग के थ्रू होता है, बिल्कुल नहीं। अर्थिंग के थ्रू होता है, नहीं।
सी कपलिंग के थ्रू होता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, दैट इज़ कपलिंग। तो कपलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं अगर हमारे पास, आइदर दे आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली और नॉट, द नॉइज और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू कपलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रेशियो बिटवीन द पीक वैल्यू एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज। अगर पीरियोडिक वेव फॉर्म की अगर हम पीक वैल्यू लेते हैं दैट इज़ वी एम, और नीचे क्या लेते हैं हम आर एम एस, दैट इज़ वी आर एम एस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बेटा हम बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं पीक फैक्टर। क्या बोलते, पीक फैक्टर। ठीक है, यानी रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू इज कॉल्ड एज द क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इंडिकेट्स द डेविएशन ऑफ पीरियोडिक वेव फ्रॉम इट्स आइडियल वेव फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या चीज़ है जो इंडिकेट करती है डेविएशन ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म फ्रॉम इट्स आइडियल वेव फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या डिस्टॉर्शन फैक्टर बोलते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्या फ्लिकर बोलते हैं, फ्लिकर भी नहीं बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं, नॉइज़ भी नहीं बोलते, तो राइट आंसर इसका होगा डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन, जब कोई वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट हो जाती है, मान लिया ये मैं अगर एक साइन वेव ड्रा कर रहा हूँ, ये एक साइन वेव है, तो ये क्या हो रही है, ये पीरियोडिक वेव है, और जो इसकी एक्चुअल वेव फॉर्म है वो आपकी एक्चुअल वेव फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है अपनी एक्चुअल या आइडियल वेव फॉर्म से। तो ये वाली जो वेव फॉर्म होगी ये आइडियल होगी, और ये वेव फॉर्म क्या होगी, डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म होगी, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ आरएमएस ऑफ हार्मोनिक कंटेंट ऑफ ए पीरियोडिक वेव टू आरएमएस ऑफ फंडामेंटल कंटेंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, एक रेशियो लेना है हमें, किसको, आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंटेंट। तो पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन टीएसडी, और एक मैंने बताया था आपको डिस्टॉर्शन फैक्टर डीएफ। ठीक है, तो जब हम हार्मोनिक VRH आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक कंटेंट अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल दैट इज V1R, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्टॉर्शन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज सफिशिएंट इन ड्यूरेशन टू अलाउ विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए चेंज इन इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स इंटेंसिटी इज रेफर एज। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज सफिशिएंट इन ड्यूरेशन टू अलाउ विजुअल ऑब्जर्वेशन। तो बेटा पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर वोल्टेज में वेरिएशन आपका लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, वोल्टेज में वेरिएशन आपका अगर लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिकर। क्या बोलते हैं, फ्लिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज फ्लिकर। अगर शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू दैट इज वी एवरेज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। सब ये पढ़ रखा होगा आपने, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इन ए यूनिट टाइम यूजुअली 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ए पीरियोडिक वेव इन 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इज़ द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट, कंडक्टर और ए बॉडी of conductors in intimate contact with earth for the purpose of providing a connection with the ground is called as। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, which of the following is true for this statement, कंडक्टर, एक कंडक्टर और कंडक्टिंग बॉडी जो क्या करता है,
दैट इज़ इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद अर्थ, जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन विद द ग्राउंड, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड लूप बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड ग्रिड बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड, तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड इज द राइट आंसर, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बेयर कंडक्टर्स अरेंज्ड इन ए पैटर्न ओवर ए स्पेसिफाइड एरिया एंड बरीड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्राउंड ग्रिड। ग्राउंड ग्रिड में क्या होता है कि कुछ इंटरकनेक्टेड बेयर कंडक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है, और दे आर बरीड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16। ग्राउंड लूप इज पोटेंशियली ground loop is potentially detrimental loop formed when two or more points in an electrical system that are nominally at ground potential are connected by a conducting path such that either or both points are not at the same ground potential. This is a true statement, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। ग्राउंडिंग should be at a depth below the surface of earth of not less than हाउ मच फिट, ठीक है ना। तो ग्राउंडिंग इससे कम डेप्थ पर नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होता है ये। तो हमेशा ग्राउंडिंग के लिए कितने फिट यूज करते हैं हम? कम से कम 2.5 फिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि इससे कम पर ग्राउंडिंग नहीं करते हैं। दूसरा होता है द कॉपर कंडक्टर नॉट स्मॉलर देन AWG यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग रिंग, मतलब ये AWG और SWG दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो जो ग्राउंडिंग रिंग होते हैं उनके लिए कम से कम कितने AWG का कंडक्टर होना चाहिए, उससे स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 AWG का कंडक्टर हम यूज करते हैं किसके लिए? ग्राउंडिंग रिंग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में कह रहा है इज द कंडक्टिंग कनेक्शन बाय विच एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ और टू सेम कंडक्टिंग बॉडी ऑफ रिलेटिवली लार्ज एक्सटेंट दैट सर्व्स इन प्लेस ऑफ अर्थ। तो आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इक्विपमेंट को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग। इसका राइट आंसर होगा ग्राउंडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है साइनसॉइडल कंपोनेंट ऑफ ए पीरियोडिक वेव हैविंग ए फ्रीक्वेंसी दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज। तो आपको मैंने हार्मोनिक्स बताए थे। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? जैसे आपका एक तो फंडामेंटल वेव फॉर्म हो गई, ठीक है ना, एक तो आपकी फंडामेंटल वेव फॉर्म होगी और साथ ही साथ इसमें क्या हो गया आपके ये हार्मोनिक्स हो गए। तो हार्मोनिक्स का ऑर्डर कितना होता है आपका? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, फोर्थ टाइम हो जाएगी, तो इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 में कह रहा है इज द शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर वोल्टेज इवेंट विथ सर्टेन राइज एंड फॉल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हमारे पास फॉल एंड राइज हो रहा है, देखिएगा इस तरह की अगर करेक्टरिस्टिक आपको मिल रही है, ये मिल रही है, ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लिकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ ए सर्किट इज इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पल्स वोल्टेज ट्रांजिएंट एंड वेव फॉर्म नॉचेज। अगर हमें किसी सर्किट के में इम्पल्स वोल्टेज और ट्रांजिएंट की करेक्टरिस्टिक को अगर डिटरमाइन करना है, ठीक है, और वेव फॉर्म नॉचेज को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो किसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर हमें किसी सर्किट में इम्पल्स वोल्टेज ट्रांजिएंट की करेक्टरिस्टिक को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम यूज करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है रिलेट्स टू हाउ करंट इज इन वन सर्किट कैन इंड्यूस नॉइज एंड डिस्टर्बेंस इन एन एडजेसेंट सर्किट। तो आपको पता है ये तो किससे होता है? म्यूचुअल सर्किट्स में होता है कि वो रिलेट करता है कि कितनी करंट
इन वन सर्किट कैन इंड्यूस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस इन एडजेसेंट। तो ये किसकी वजह से होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है इम्पल्स इज ए लार्ज करंट दैट ए लोड ड्राज व्हेन इनिशियली टर्न्ड ऑन। ठीक है, तो ये तो गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये लार्ज करंट नहीं होती है। ठीक है, इनिशियली जब टर्न करते हैं लोड को तो वो क्या करता है? ट्रांजिएंट करंट ड्रा करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर ए टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कंप्लीटली आपका वोल्टेज और करंट का लॉस हो जाते हैं तो बेटे उसको बोलते हैं इंटरप्शन। क्या बोलते हैं? इंटरप्शन। ठीक है, 26 देखिएगा, द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेशन बिटवीन सर्किट। अगर दो सर्किट के बीच हमें आइसोलेशन करना है तो किसका यूज़ करते हैं? रजिस्टर का नहीं, कैपेसिटर का नहीं, इंडक्टर का नहीं, राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रांसफार्मर। आपने पढ़ा होगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अगर सेम नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज़ करते हो, अगर ये रेशियो आपका 1:1 का है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है इन स्टडी स्टेट ऑपरेशन द लीनियर लोड प्रेजेंट एसेंशियली इम्पीडेंस टू द पावर सोर्स थ्रू आउट द साइकिल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं? इन स्टडी स्टेट ऑपरेशन द लीनियर लोड प्रेजेंट एसेंशियली इम्पीडेंस टू द पावर सोर्स थ्रू आउट द साइकिल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जो थ्रू आउट द साइकिल रहेगा आपका दैट विल बी कांस्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट इन द सर्किट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच दे अकर। तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़। जो नॉइज़ होती है हमारी बेटा वो होती है अनवांटेड सिग्नल होता है जो डिस्टर्ब करती है कंट्रोल सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ नॉइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नॉच इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल पावर वोल्टेज वेव फॉर्म लास्टिंग लेस देन। मतलब नॉच क्या होता है? नॉच कितने टाइम तक आपका लास्ट हो जाता है? 1 साइकिल, 10 साइकिल, 2 साइकिल या हाफ साइकिल। तो नॉच ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, जो कहाँ तक होने चाहिए? केवल आपके हाफ साइकिल तक होने चाहिए। हाफ साइकिल के बाद आपके ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, रेशियो बिटवीन द एक्टिव पावर ऑफ फंडामेंटल वेव टू द एपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर ऑफ फंडामेंटल वेव इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो किस किस पावर की बात कर रहा है? एक्टिव पावर ऑफ फंडामेंटल वेव टू द एपरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ एक होता है आपका वी आई कोस फाई अपॉन वी इंटू आई। तो ये V वोल्टेज और करंट क्या है? ये टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल पावर फैक्टर। ठीक है, तो इनका रेशियो दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज एक्टिव पावर एंड दिस इज रिएक्टिव पावर, सॉरी दिस इज एपरेंट पावर S, दिस इज एपरेंट पावर S। लेकिन ये टोटल एक्टिव पावर है और ये टोटल एपरेंट पावर है। वो किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल की। यानी फंडामेंटल वोल्टेज, फंडामेंटल करंट और उनके बीच जो भी पावर फैक्टर एंगल है उसका रेशियो। और किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है फंडामेंटल एपरेंट पावर, दैट इज़ V1I1। यानी ये रेशियो आपका होगा P1/S1। ये फंडामेंटल कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो ये जो फैक्टर आपका बचेगा दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकता। 31 देखिएगा, द टोटल पावर फैक्टर इज़ ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। बिल्कुल गलत है। टोटल पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है आपका? ग्रेटर नहीं होता, कम होता है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट करेक्टराइज्ड बाय ए शार्प इंक्रीज इन वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड। देखिएगा, अगर शार्प इंक्रीज हो रहा है आपके वोल्टेज और करंट में तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं सर्ज। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34,
इज द RMS इंक्रीज इन AC वोल्टेज एट पावर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाफ ऑफ ए साइकिल टू फ्यू सेकेंड। कुछ हाफ साइकिल के बाद अगर फ्यू सेकंड के लिए आपके RMS वोल्टेज में इंक्रीज होता है, RMS वैल्यू में इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्वेल। ठीक है। 35 देखिएगा। 35 कह रहा है सब साइकिल डिस्टर्बेंस इन AC वेव फॉर्म एविडेंस्ड बाय ए शार्प ब्रीफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वो कह रहा है आर लो फ्रीक्वेंसी फिनोमिना दैट रिजल्ट इन वोल्टेज सेक्स और स्वेल। तो लो फ्रीक्वेंसी बेटा कौन सी होती है? लो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी पावर फ्रीक्वेंसी। कौन सी होती है? पावर फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पावर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 38 आर द फास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट दैट प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन सच एज नोचिंग, रिंगिंग एंड इम्पल्सेस। तो इनको क्या बोलते हैं हम? पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स। ये सारे किसके अंडर आते हैं? पावर सिस्टम ट्रांजिएंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। ग्राउंडिंग इज डन। पहला ऑप्शन दे रखा है सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टू प्रोवाइड ए लो इम्पीडेंस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट। बिल्कुल सही है। अगर ग्राउंड, इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट, अगर ग्राउंड फॉल्ट होता है तो इसके लिए ग्राउंड के थ्रू लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड होना चाहिए। थर्ड कह रहा है टू क्रिएट ए ग्राउंड रेफरेंस प्लेन फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रेफर्स टू द इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिवाइसेस। तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नहीं, पावर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस ये भी नहीं, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। वो कह रहा ना इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो इंटरैक्शन होता है उसकी वजह से आपका बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 इज द इंटरैक्शन बिटवीन द कंडक्टेड और रेडिएटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स एंड सेंसिटिव डेटा एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। किसकी बात कर रहा है ना? और रेडिएटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पावर सिस्टम या पावर फ्रीक्वेंसी का तो मतलब है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज डिजाइन टू ऑपरेट विद इन ए वोल्टेज ऑफ प्लस माइनस ऑफ नॉमिनल विद मार्जिनल डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। मतलब ये कह रहा है कि वोल्टेज जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसमें टॉलरेंस कितना होता है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज में एज पर IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स कितना होना चाहिए आपका? 5% होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका इसका 5%। 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 कह रहा है इन अर्बन एरियाज द यूटिलिटी फ्रीक्वेंसीज आर रेयरली आउटसाइड प्लस माइनस हर्ट्स ऑफ द नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये अर्बन एरिया में कह रहा है कि कितना वेरिएशन आपका फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। तो ये होगा आपका 0.1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 0.1% आपका होना चाहिए प्लस माइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। ए पेनल्टी फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूज़र ऑफ पावर इज़ लाइव्ड इफ़ द पावर फैक्टर इज़ बिलो। ठीक है। तो आपको पता है हाइडल वाले क्या करते हैं, अगर कॉमर्शियल देखिएगा पावर फैक्टर का डोमेस्टिक में तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लोड होते हैं तो एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी वो कहते हैं कि अगर आपका पावर फैक्टर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम रहता है तो फिर पेनल्टी आप पर इम्पोज की जाएगी। तो उस पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 0.95। इससे लेस देन अगर होता है तो पेनल्टी आप पर इम्पोज होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 0.95। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज़ लो इम्यूनिटी इंडेक्स।
तो किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इम्यूनिटी इंडेक्स सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका इम्यूनिटी इंडेक्स सबसे कम होता है। ठीक है ना, लो होता है। 46 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज़ हाई इम्यूनिटी इंडेक्स? हाई इम्यूनिटी इंडेक्स किसका होता है? आपका जो मैकेनिकल रिलेज होती हैं, इनमें मैकेनिकल पार्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो इम्यूनिटी इंडेक्स आपका लो होगा। इम्यूनिटी इंडेक्स EI आपका लो होगा। और अगर मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं तो इम्यूनिटी इंडेक्स आपका EI क्या होगा? हाई होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर द पावर क्वालिटी इंडिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस फेस लो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम? ठीक है ना, तो लो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं? HVAC पावर पैनल्स में? नहीं। लाइटनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में, एलिवेटर्स में, या लार्ज मोटर्स में? तो जो लो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती है हमारी, वो किस में होती है? लाइटनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स में। जो हमारे लाइटिंग के लिए हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तैयार करते हैं, उनमें फेस की जाती है आपकी लो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, एज पर द पावर क्वालिटी इंडिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन फेस हाई पावर क्वालिटी प्रॉब्लम? हाई पावर क्वालिटी प्रॉब्लम किस में होती है आपकी? लार्ज मोटर्स में। जो हमारी लार्ज मोटर्स होती हैं उनमें हमारी हाई पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि लार्ज मोटर हैं तो ट्रांजिएंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम होती है पावर क्वालिटी की, वो हाई पावर क्वालिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में कह रहा है, इज द मीटर विद ए वेव फॉर्म डिस्प्ले स्क्रीन, वोल्टेज लीड्स एंड करंट प्रोब्स? इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा मीटर जिसमें वेव फॉर्म आपकी डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर, और वोल्टेज लीड्स होता है एंड करंट प्रोब्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक एनालाइजर। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा हार्मोनिक एनालाइजर। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन लेवल्स डिमिनिश सब्सटेंशियली विद द हार्मोनिक नंबर। ठीक है, इट इज़ राइट। जैसे जैसे आपका हार्मोनिक नंबर बढ़ेगा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड आपका कम होता चला जाएगा, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा? आपका कम हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी कंटेंट while doing the harmonic analysis, the sampling frequency of the measuring instrument must be greater than the frequency of highest harmonics of the interest। तो कितनी होनी चाहिए? ट्वाइस होनी चाहिए। तो ये तो आप लोगों ने सैम्पलिंग थ्योरम में भी पढ़ा होगा। सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होता है? जो सैम्पलिंग रेट होता है FS, दैट भी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52, आर एडवांस डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन सब साइकिल पावर सिस्टम डिस्टर्बेंस? तो इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस एनालाइजर। जितने भी हमारे डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस एनालाइजर से इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 53। तो 53, हैव सैम्पलिंग रेट्स फार हायर देन? तो बेटा 53 क्वेश्चन ये रॉन्ग है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आपका, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 कह रहा है, shows the pulse width modulated waveform of the voltage input to an adjustable speed AC motor। ठीक है ना, तो shows the pulse width modulation waveform, ऐसी क्या होती है जो पल्स विड मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म को शो करती है ऑफ इनपुट वोल्टेज टू एन एडजस्टेबल स्पीड AC मोटर? तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलोस्कोप। राइट आंसर है आपका ऑक्सिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, आर स्लो रेस्पॉन्स डिवाइसेस दैट आर यूजफुल फॉर मेजरिंग स्टेडी स्टेट डेटा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? तो इसको हम बोलते हैं बेटे डेटा लॉगर्स एंड चार्ट रिकॉर्डर्स।
तो डेटा लॉगर्स और चार्ट रिकॉर्डर्स क्या करते हैं, स्लो रेस्पॉन्स डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू मेजर करने के लिए अंडर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, याद रखिएगा इसको, डेटा लॉगर एंड चार्ट रिकॉर्डर्स। 56 इन पावर क्वालिटी असेसमेंट इन्वॉल्विंग ट्रांजिएंट कंडीशंस डिवाइस इज़ नॉट सुटेबल, ठीक है। इन पावर क्वालिटी असेसमेंट, अगर हम पावर क्वालिटी का असेसमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारा ट्रांजिएंट कंडीशन इन्वॉल्व होंगी तो कौन सी डिवाइस आपकी सुटेबल नहीं होगी, ठीक है ना। पहला ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस एनालाइजर, इसका तो यूज करते हैं, ऑक्सीलोस्कोप से भी देखते हैं। डेटा लॉगर एंड चार्ट रिकॉर्डर्स, ये आपका गलत है, ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांजिएंट कंडीशन की बात कर रहा है। डेटा लॉगर का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टडी स्टेट के लिए, ध्यान रखिएगा, स्टडी स्टेट के लिए मैंने बताया था डेटा लॉगर का यूज करते हैं, तो डेटा लॉगर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, वो कह रहा है डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव शेप ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती है अबाउट द वेव शेप ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। हार्मोनिक एनालाइजर ये तो कराता है, ऑक्सीलोस्कोप भी कराती है, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस एनालाइजर भी कराता है, डेटा लॉगर एंड चार्ट रिकॉर्डर्स, ठीक है ना। तो डेटा लॉगर एंड चार्ट रिकॉर्डर्स क्या करते हैं, स्टडी स्टेट वैल्यू बताते हैं, वेव फॉर्म के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, केवल ये क्या देते हैं आपको, क्वांटिटिव डाटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा था फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग पावर क्वालिटी प्रॉब्लम इज। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप जब भी हम पावर क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप होता है डिटरमाइन द टेस्ट लोकेशन, ठीक है, टेस्ट लोकेशन की टेस्ट कहाँ पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है विच इज़ यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे मेजर करते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, ये तो गलत है, मैग्नेटिक गॉस, नन ऑफ दिस, या इंफ्रारेड मीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक गॉस। मैग्नेटिक गॉस से क्या मेजर करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। 60 विच विल कॉज लाइट्स टू फ्लिकर, किसकी वजह से आपकी फ्लिकरिंग होगी, ठीक है। मैग्नेटिक गॉस से, तो मैग्नेटिक गॉस तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स भी नहीं, गॉस भी नहीं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस चूँकि हैवी लोड होता है इसीलिए वहाँ पर लाइट्स टू फ्लिकर यानी फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है। 61 विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पावर क्वालिटी प्रॉब्लम, किसकी वजह से आपकी पावर क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। यूटीडी की वजह से हो सकती है, ईएसडी की वजह से हो सकती है, टीडीडी की वजह से हो सकती है, या टीएचडी की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईएसडी की वजह से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस। ईएसडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी पावर क्वालिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, तो 62 में कह रहा है इज़ यूज टू मेजर फ्लिकर। फ्लिकर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, फ्लिकर मीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेक्ट्रम एनालाइजर ऑन वेव फॉर्म, ठीक है, किसका यूज करते हैं हम, स्पेक्ट्रम एनालाइजर टू परफॉर्म, स्पेक्ट्रम एनालाइजर को परफॉर्म करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स। किसका यूज करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स का हम यूज करते हैं टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन किया जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर को टू परफॉर्म स्पेक्ट्रम एनालाइजर ऑन ए वेव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, विच इज यूज टू डिटेक्ट लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड मीटर्स का। तो इंफ्रारेड मीटर्स आर यूज टू डिटेक्ट द लूज कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। पहला कह रहा है ऑक्सीलोस्कोप इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म ऑफ एनी कंट्रोल सर्किट, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है ऑक्सीलोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज सीआरओ, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप बोलते हैं पूरा नाम इसका।
सी कह रहा ऑल ऑफ दीज, और डी कह रहा CRO इज ए वोल्टेज फाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड नॉर्मली यूज टू फाइंड वोल्टेज ऑफ द वेव फॉर्म। बिल्कुल सही, इसके चारों ऑप्शन क्या हैं आपके, तीनों ऑप्शन राइट हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 66 विच इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ मेजरमेंट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं पावर क्वालिटी। इसी का ही नाम है पावर क्वालिटी, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डेटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं पावर क्वालिटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 विच इज यूज टू मेजर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सीधा सा क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग कंसर्न। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे मेजर करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर से। राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो बेटा इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए। लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।